हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जैव विविधता ह्रास के प्रमुख कारक के साथ साथ जैव विविधता संरक्षण से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, ये क्वेश्चंस सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जैव विविधता ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी है। जैव विविधता ह्रास मीन्स बायोडाइवर्सिटी लॉस। ओके, तो इसके कॉजेज कौन कौन से हैं। 1, किसी एक क्षेत्र में विदेशी प्रजातियों का प्रवेश। 2, मानव व प्रकृति जनित प्रदूषण। 3, प्रजातियों के आवासों का विनाश। 4, जनसंख्या वृद्धि और गरीबी। इसका ऑप्शन कूट में है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। ओके, तो इसका आंसर होगा डी 1, 2, 3 और 4। ओके, तो इन कारकों के अलावा भी अन्य कारक हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, जिसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं, कृषि क्षेत्रों का विस्तार, या फिर जानवरों का अवैध शिकार और उनकी तस्करी से भी जैव विविधता प्रभावित होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है। मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। ऑप्शन ए आवासीय प्रदूषण, बी अत्यधिक दोहन, सी प्राकृतिक आवासीय विनाश, डी विदेशज प्रजातियों का विनाश। ओके, तो यहाँ मेजर कॉज पूछा है, मुख्य कारण, तो इसका आंसर होगा सी प्राकृतिक आवासीय विनाश। इसमें क्या होता है कि जैसे औद्योगिक विकास हुआ, सड़क निर्माण हुआ, भवन निर्माण हुआ, या फिर कृषि क्षेत्र को जो बढ़ाने के लिए जंगल को काटा जाता है, तो इससे जो स्पेसीज है उनके आवास जो क्षेत्र है वो नष्ट हो जाते हैं। ओके, और इससे क्या होता है, नष्ट होने से ये स्पेसीज जो ये प्रजाति है दूसरे अपना आवास क्षेत्र को छोड़कर दूसरे आवास क्षेत्र में जाते हैं और वहाँ की प्रजातियों से इनका टकराव होता है, और इससे क्या होता है, इन प्रजातियों को अपने अस्तित्व को बचाने हेतु अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये विलुप्त होने का भी एक कारण बन जाता है प्रजातियों के। ओके, तो इसका मेजर कॉज है जो हैबिटेट लॉस एंड डिग्रेडेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत शामिल है। स्वस्थानीय मीन्स इन सीटू कंजर्वेशन। ओके, तो इसके अंतर्गत शामिल है 1, जीन बैंक, 2, पवित्र उपवन एवं झील, 3, अभ्यारण्य, 4, चिड़ियाघर। इसका ऑप्शन कूट में है। ए केवल 2 और 4, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। ओके, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इन सीटू कंजर्वेशन क्या है। तो जब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में 2 रेमेडीज़ को अपनाया जाता है, 2 उपाय को अपनाया जाता है, एक इन सीटू कंजर्वेशन और एक एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू में क्या होता है कि जो जीव और वनस्पति जो होते हैं उनको, मतलब कि एक तरीके से जो एनिमल एंड प्लांट्स स्पेसीज हैं उनको मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र या उनके वास क्षेत्र में ही संरक्षण प्रदान किया जाता है। ओके, और एक्सीटू की बात करें तो एक्सीटू में जो वनस्पति और जानवरों की जो विलुप्तप्राय प्रजाति है, तो उनका संरक्षण जो है उनके प्राकृतिक आवास से अलग किया जाता है। तो इसमें इन सीटू में प्राकृतिक आवास में किया जाता है और एक्सीटू में उससे अलग किया जाता है, पृथक किया जाता है संरक्षण जो है। तो इन सीटू के अंतर्गत क्या क्या आता है, उस इन सीटू में नेशनल पार्क आता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है, ओके, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, समुदाय एवं संरक्षण आगार जिसे कि कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन रिजर्व्स कहते हैं, मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज होता है, सेक्रेड ग्रोव्स पवित्र उपवन और बायोस्फीयर रिजर्व्स। ओके, जैव मंडल आगार जिसे बोलते हैं। तो अब हम यहाँ पर और एक्स-C2 की बात करें तो एक्स-C2 में बीज बैंक जिसे सीड बैंक कहते हैं, जीन बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, ओके, बॉटनिकल गार्डन, जू, तो ये सारे
एक्स-सी2 के कंजर्वेशन के उदाहरण हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे हम देखते हैं कि इन सीटू कंजर्वेशन की बात की गई है, तो उसमें कौन कौन शामिल है। तो ऑप्शन से हम देख सकते हैं कि जीन बैंक जो है वो एक्स-सी2 में आता है, और चिड़ियाघर भी एक्स-सी2 जिसे जू बोलते हैं, ये दोनों एक्स-सी2 में हैं। और पवित्र उपवन एवं झील तथा अभ्यारण्य ये इन-सी2 में हैं। तो 2 और 3, तो देखिए ऑप्शन में 2 और 3 कहाँ है, ऑप्शन बी। ओके, तो ये है आंसर। पवित्र उपवन एवं झील और अभ्यारण्य इन-सी2 कंजर्वेशन के अंतर्गत शामिल है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति नहीं है, इन-सी2 नहीं है। ओके, तो इसमें ऑप्शन है ए जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व्स, बी वानस्पतिक उद्यान बॉटनिकल गार्डन, सी राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क, डी वन्य प्राणी अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ओके, तो इन-सी2 नहीं है, इन-सी2 में क्या नहीं है, तो इसका आंसर होगा वानस्पतिक उद्यान बॉटनिकल गार्डन इन-सी2 में शामिल नहीं है। तो बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ओके, तो ये सारे इन-सी2 में, लेकिन बॉटनिकल गार्डन इन-सी2 में नहीं आता है। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 बाह्य स्थाने जिसे एक्स-सी2 कहते हैं, एक्स-सी2 संरक्षण बड़े जंतुओं के संरक्षण का सबसे प्रभावशाली तरीका है। ओके, 2 बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत कृषि की महत्वपूर्ण प्रजातियों तथा उन्नत बीजों के संरक्षण के लिए बीज बैंक बनाए जाते हैं, सीड बैंक। 3 एक्स-सी2 संरक्षण के अंतर्गत पादप एवं जंतुओं के विभिन्न प्रजातियों के आनुवंशिक पदार्थों के संरक्षण के लिए जीन बैंक बनाए जाते हैं। अब इसका ऑप्शन कूट में है। ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। ओके, तो यहाँ पे सारा पॉइंट्स इन्होंने एक्स-सी2 से बताया है। एक्स-सी2 में जो है, जो कंजर्वेशन है, उसमें बड़े जंतुओं के संरक्षण का सबसे प्रभावशाली तरीका है ये एक्स-सी2 कंजर्वेशन। तो पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड में जो सीड बैंक है वो भी सही है, ये एक्स-सी2 कंजर्वेशन का एग्जाम्पल उदाहरण है, और जीन बैंक भी एक्स-सी2 कंजर्वेशन का उदाहरण है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर होगा डी। ओके, 1, 2 और 3। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। ओके, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण रणनीति की बात की गई है जैव विविधता के संरक्षण के लिए। तो ऑप्शन है ए जैव मंडल रिजर्व जिसे बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, बी वानस्पतिक उद्यान इसे बॉटनिकल गार्डन कहते हैं, सी जंगली जंतु अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके, एंड डी राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क। ओके, तो इसमें से जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है, इसका आंसर होगा ए जैव मंडल रिजर्व। ओके, बायोस्फीयर रिजर्व। एक्चुअली बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में अगर थोड़ा सा उसका बताया जाए तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो यूनेस्को के द्वारा दिया हुआ नाम है। ओके, और इसमें क्या होता है कि स्थलीय और जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र शामिल होते हैं इसके अंतर्गत और बायोस्फीयर रिजर्व को संरक्षण के अनुसार कोर, बफर और ट्रांजिशन क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। ओके, तो कोर, बफर एंड ट्रांजिशन संक्रमण जिसे बोलते हैं क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। और अगर वर्तमान में बात करें तो अभी बायोस्फीयर रिजर्व 18 है, इंडिया में 18 है, जिसमें से 11 को यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत शामिल किया गया। ओके,
तो 11 है। तो 11वां है कंचनजंगा और 10वां है अगस्त्यमलाई, जो बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे शामिल किया गया है यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में। ओके, तो इसका आंसर हो गया बायोस्फीयर रिजर्व, जो जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्रायो बैंक संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है? ओके, तो क्रायो बैंक जो है वो XC2 का XC2 कंजर्वेशन का उदाहरण है। ओके, तो इसमें जो है जो गैस यूज होती है, तो ऑप्शंस देखते क्या है। ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड डी मीथेन। ओके, तो सामान्यतः प्रयोग की जाती है वो है नाइट्रोजन, जो क्रायो प्रिजर्वेशन जो है उसमें। ओके, तो नाइट्रोजन गैस प्रयोग की जाती है। 8 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन यूनेस्को के जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र के विश्व नेटवर्क में शामिल नहीं है? ओके, तो यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो इसमें ऑप्शन है ए ग्रेट निकोबार, बी कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, सी अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, डी मानस बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, तो इसका आंसर होगा डी मानस बायोस्फीयर रिजर्व। 11 को 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में। ओके, तो उसमें 11 को शामिल किया गया है। 11 में जो कंचनजंगा है, अगस्त्यमलाई है, ग्रेट निकोबार है, बट मानस बायोस्फीयर रिजर्व शामिल नहीं है। ये बायोस्फीयर रिजर्व है, लेकिन इसे यूनेस्को के जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान जो फ्लोटिंग पार्क है, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में है? ओके, फ्लोटिंग पार्क भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में है? ऑप्शन ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बी सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सी केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, डी डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। ओके, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, तो इसका आंसर होगा सी केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। केबुल लामजाओ जो है वो एक मणिपुर में है ये। ओके, और यहाँ पे एक दुर्लभ और जो विलुप्त प्राय प्रजाति पाई जाती है, संगाई हिरन। ओके, संगाई एक हिरन है, तो वो यहाँ पे पाया जाता है। और ये जो संगाई केबुल उद्यान में जो तैरते बायोमास पर जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बायोमास घास के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। ओके, तो इसीलिए केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो एक फ्लोटिंग पार्क है, और ये मणिपुर में है। और यहाँ पे जो संगाई हिरन जो एक दुर्लभ और विलुप्त प्रजाति है, तो ये याद करके रखना है कि यहाँ पर संगाई हिरन पाया जाता है और ये मणिपुर में है। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? ओके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो देहिंग पटकाई है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी मिजोरम, डी जम्मू एंड कश्मीर। जो देहिंग पटकाई ये न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि इससे जो असम गवर्नमेंट ने इसे अपग्रेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से अपग्रेड करके इसे नेशनल पार्क बनाने की घोषणा की गई है असम सरकार द्वारा। ओके, तो इसीलिए ये हाईलाइट है। और देहिंग जो है वो रिवर का नाम है, और पटकाई जो है वो एक पीक है। ओके, तो उसके नाम पर है ये देहिंग पटकाई। और देहिंग पटकाई जो है ये डिगबोई के पास है। तो ये किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा बी असम। ओके, अगर असम
अगर ये नेशनल पार्क बन जाता है तो ये असम का 6th नेशनल पार्क होगा। ओके, तो जो 5 पहले से है वो है काजीरंगा, नामेरी, मानस, ओरंग एंड डिब्रू सैखोवा। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे एक तरफ सेंचुरी है, दूसरी तरफ स्टेट है। ओके, तो इसमें से कौन सा युग में सही सुमेलित है? कोरिंगा आंध्र प्रदेश, लोथियन द्वीप पश्चिम बंगाल, पुलिकट झील तमिलनाडु। ओके, तो इसमें युग में कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 3 एंड ऑप्शन डी 1, 2 और 3। ओके, तो इसका आंसर होगा डी, तीनों ही युग में सही है, सही सुमेलित है इसमें। और जो कोरिंगा है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, लोथियन द्वीप पश्चिम बंगाल और पुलिकट झील तमिलनाडु। तो ये रहा आज का क्वेश्चन। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।